दोस्तों, सरस्वती अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर था वो था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसके अंदर आज हमारे 6 टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पहले उसकी बात करते हैं। आज केवल हमारा एक ही टॉपिक है, वो है गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटी या गॉस का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें उसमें गॉसेस लॉ क्या है उसको हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के लिए गॉस का नियम। नाउ गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसेस फ्लक्स थ्योरम फॉर ग्रेविटी। तो गॉस का गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण के लिए गॉस की फ्लक्स प्रमेय। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए गॉस की फ्लक्स प्रमेय भी इसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटी या गॉस का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने गॉसेस लॉ पढ़ा हुआ है और वहां पर क्या होता है, वो हमारा होता है कि जो हमारा फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो, कि किसी बंद पथ से परिबद्ध जो फ्लक्स है, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला फ्लक्स उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is always equal to the total charge enclosed by the surface. It is always equal to 1 upon epsilon zero times the total charge enclosed by the surface. उस बंद पथ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो गुणा होता है। ये हमारा क्या था, दिस इज गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युतिकी के लिए गॉस का नियम। अब यहां पर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी के केस में ये लॉ क्या होगा वो हम लेंगे। So it states that the gravitational flux through any closed surface is proportional to the enclosed mass. तो ये क्या बोल रहा है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और ये जो हमारा फ्लक्स है ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स है, गुरुत्वीय फ्लक्स है। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल गुरुत्वीय फ्लक्स का मान उस बंद सतह द्वारा परिबद्ध द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वो जो आपकी क्लोज सरफेस है उसमें कितना मास एनक्लोज है, कितना द्रव्यमान है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके समानुपाती होगा। तो इसके अनुसार इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल गुरुत्वीय फ्लक्स, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो गुरुत्वीय फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसलिए ग्रेविटेशनल फ्लक्स है, गुरुत्वीय फ्लक्स हो गया। गुजरने वाला कुल गुरुत्वीय फ्लक्स किसके समानुपाती होगा, उस बंद सतह से परिबद्ध द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ऑल्सो साथ में क्या दिया है, एंड ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, मतलब विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। यहां पर आपका
ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा गुरुत्वीय क्षेत्र के सतह समाकलन या पृष्ठ समाकलन के बराबर होगा। साथ ही गुरुत्वीय फ्लक्स गुरुत्वीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के पृष्ठ समाकलन भी कौन सा होगा? क्लोज होगा, बंद होगा। साथ ही गुरुत्वीय फ्लक्स गुरुत्वीय क्षेत्र के पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ के लिख देता हूं, बंद पृष्ठ के समाकलन के बराबर होता है। तो एक तो फ्लक्स आपके ग्रेविटेशनल फील्ड के क्लोज्ड इंटीग्रल के क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, और साथ में ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द्रव्यमान के समानुपाती होगा। नाउ सो फ्लक्स हमने क्या बोला है? फ्लक्स हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होगा। अब यहां पर E का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हमारा क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्लक्स हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर है। और साथ में हमने ये भी बोला है कि ये हमारा द्रव्यमान के समानुपाती है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम दोनों को मिलाएंगे। अब अगर मैं यहां पर इक्वल टू साइन हटाता हूं तो कांस्टेंट आएगा, और यहां पर कांस्टेंट हम लगा रहे हैं -4πg, तो फाई इक्वल टू -4πgm, तो फाई हमारा -4πgm भी है और सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds भी है। अब आप दोनों इक्वेशन को साथ में ले लो, ये हमारी 1 और ये 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, समीकरण 1 तथा 2 से ये क्या जाएगा? सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू -4πgm, ये आ गया। और अगर हम m हमारा मास है, द्रव्यमान है, अगर इसको मास डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व के पदों में लिखोगे तो वो क्या होगा? m, अगर हमारा रो क्या है? डेंसिटी या घनत्व, रो डेंसिटी है या घनत्व है, तो m को हम क्या लिख सकते हैं? m हमारा हो सकता है m इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv। तो आप m को ये लिख दो, तो अगर मैं m को इससे रिप्लेस कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू -4πg वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv। और ये जो हमको इक्वेशन मिली है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम फॉर ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जो हमारा गॉसेस लॉ है, गॉस का नियम है, ये गॉस की प्रमेय है, उसका इंटीग्रल फॉर्म, ये समाकलन रूप आपको मिल गया है। सो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम, कुछ भी लिख दो, गॉसेस लॉ लिख देता हूं, गॉसेस थ्योरम भी सही है। ये क्या गया? गॉस नियम का समाकलन रूप, समाकलन रूप। अब ये क्या बता रहा है? अगर हम इसकी बात करें तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड
का सरफेस इंटीग्रल, गुरुत्वीय क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू -4πg टाइम्स द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी। तो 4π क्या है? घनत्व के 4πg के बराबर है, इक्वल है। इसी को आगे हम यहां पर चेक कर लेते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds क्या आया है? दिस इज -4πg वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv। तो इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन, ये क्या है? ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 4πg टाइम्स द टोटल मास इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो जो आपके क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, उसमें टोटल कितना द्रव्यमान है, टोटल कितना मास है, क्योंकि ये जो हमारा है ये एक्चुअली में क्या m है। तो उस बंद पथ में कुल कितना द्रव्यमान है उसके 4πg के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं हिंदी में। तो इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन किसके बराबर है? सदैव उस बंद पृष्ठ में स्थित कुल द्रव्यमान के 4πg गुणनफल के बराबर होता है। 4πg गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने क्या लिया है? ये हमने इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड से ले लिया है। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए या गुरुत्वाकर्षण के लिए जो गाउस का नियम है उसका समाकलन रूप निकाला है, उस समाकलन रूप से हमने ये लिख दिया है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, इसकी हम बात करें तो नेगेटिव साइन आपको क्या बताएगा? नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। अब ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि गुरुत्वीय फ्लक्स जो है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। यह सदैव पृष्ठ की ओर होगी। तो नेगेटिव को हम लिख देते हैं ऋणात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि गुरुत्वीय फ्लक्स की दिशा सदैव पृष्ठ की ओर होगी, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव साइन आ गया। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकाले तो वो क्या होगा, हम ले लेते हैं। अब डिफरेंशियल फॉर्म की हम बात करते हैं। अवकल रूप कैसे निकालोगे? नाउ हमारे पास में क्या था? सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू -4πg और इंटीग्रेशन रो dv को हम m लिख सकते हैं। रो dv ये था। अब अगर आपको यहां पर इंटीग्रल साइन हटाना है तो इंटीग्रल साइन के लिए आप क्या करोगे? यहां पर तो आपका क्या सरफेस इंटीग्रल है और यहां पर आपका क्या वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? ये आपका 2D इंटीग्रल है और ये आपका 3D इंटीग्रल है। तो अगर दोनों साइड में 3D इंटीग्रल हो और या फिर दोनों साइड में
टू डायमेंशनल इंटीग्रल हो, तो उसी केस में आप इंटीग्रेशन साइन को हटा सकते हो। एक साइड में आपका सरफेस है मतलब टू डायमेंशनल इंटीग्रल है, और एक साइड में आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है मतलब थ्री डायमेंशनल इंटीग्रल है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशियल भी करूं तो टू टाइम्स डिफरेंशियल करता हूं तो ये तो हट जाता है, पर यहां पर फिर भी एक इंटीग्रल रह जाता है। तो आपको या तो दोनों को वॉल्यूम में चेंज करना है या फिर दोनों को सरफेस में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लेते हैं, आप अपसरण प्रमेय का प्रयोग करते हो। तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये गॉस का अपसरण प्रमेय है, डाइवर्जेंस इसको रहने दो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, नाउ इसके अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डीएस अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डीवी, ये आप लिख सकते हो। तो इसको मैं यहां पर काम में ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई डीवी इज इक्वल टू -4πg वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। अब लेफ्ट में भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, राइट में भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो अब अगर आप यहां पर 3 टाइम्स डिफरेंशियल करते हो, 3 बार अवकलन करते हो, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन आप कैंसिल कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, जैसे ही मैं ये करूं मेरे को मिलेगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू -4πg रो, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज differential form of Gauss's law या Gauss's theorem। Gauss's law हिंदी में इसको लिख देते हैं, ये क्या आ गया, ये हमारा हो गया है गॉस नियम का अवकल रूप, अवकल रूप। तो डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म दोनों हमने निकाल दिए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। आज हमने ग्रेविटी के अंदर गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये सारे कंटेंट चाहिए फुल मोड में तो आप हमारा जो ऐप है सरस्वती एकेडमी इसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये सारे कंटेंट आपको फुल मोड में मिल जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।